नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे रचना और प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद पढ़ रहे थे। हेडिंग डाला था ना, तो अब आते उसके आधार पर हम देखते हैं कि कहां से क्या होता है और फिर आगे नेक्स्ट बातें समझेंगे। तो अब देखते हैं रचना एवं प्रयोग के आधार पर। तो देखो, रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्या होता है। रचना एवं प्रयोग के आधार पर मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं और कहीं कहीं 5 भी आते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 5 भी आते हैं, लेकिन आयोग ने क्या माना है? आयोग ने अभी तक माने कितने? 4। आयोग ने अभी तक कितने माने हैं? आयोग ने अभी तक 4 माने हैं। ठीक है, तो अब देख लो। तो क्या होता है? रचना एवं प्रयोग के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? लिख लो। नंबर एक लिख लो यहां पे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखो, अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण की आप परिभाषा लिखते हैं, फिर देखते क्या होगा। यानी कि ऐसे विशेषण जिसमें संख्या का बोध होता हो। देखो, अब संख्या का बोध कैसे होगा? सीधी सी बात, संख्या का बोध कैसे होगा? यानी कि जिनकी गिनती हो सके। और गिनती कैसी हो सकती है? एक तो निश्चित हो सकती है और एक अनिश्चित। यानी कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? वो होते हैं 2। नंबर 1 कौन सा होता है? नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाचक। और नंबर दूसरा जो होता है वो कैसा होता? वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। देखो, निश्चित संख्यावाचक कौन में? यानी कि जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। वो कौन सी होंगी? वो निश्चित संख्यावाचक होते। अब देख लो, जैसे निश्चित संख्यावाचक कौन कौन से होंगे? जैसे कि उदाहरण देख लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है 2, 4, ठीक, 16 और जैसे 18 लिखा है, ठीक। फिर लिखा है जैसे 20, ठीक, जैसे लिखा है 25, ठीक है। तो ऐसे शब्द किस में आएंगे? निश्चित संख्यावाचक में। और अनिश्चित में कैसे आएंगे वो भी देख लो। अनिश्चित में क्या क्या वाक्य आएंगे? अनिश्चित में आएंगे जैसे कुछ, ठीक, कई, बहुत, और बीसों, हजारों। यानी कि एक निश्चित संख्या का बोध नहीं होता होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोले? 20 लोग, वहां पे 20 लोग थे, यानी कि कोई काउंटिंग नहीं थी। जहां पे काउंटिंग ना पता हो, वहां पे कौन सा होता है? वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे तो, और इसे विधिवत फिर समझते हैं। अब देख लो, जैसे अब निश्चित संख्यावाचक हेडिंग डाल लो और उसमें और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक, और निश्चित संख्यावाचक में कितने भेद आते हैं ये भी देख लो। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक। अब यहां पे हेडिंग डाल लो, निश्चित संख्यावाचक। देखो, निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से आते हैं? निश्चित संख्यावाचक जो होता है उन्हें कितने प्रकार से बांटा गया? उन्हें 5 प्रकार से, मुख्यतः 5 प्रकार से बांटा गया है। और भी इसके प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं ना, वो हम लिखवा दे रहे हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, और आने की संभावना होती है। ठीक, अब देख लो 5 प्रकार। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर एक जैसे लिख लो, क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक।
संख्यावाचक। अब देख लो, एक एक लाइन छोड़ देना अपने में, एक एक लाइन छोड़ देना, जिससे कि जब हम उदाहरण लिखवाए ना तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और नंबर दूसरा लिख लो, नंबर दूसरा लिख लो। नंबर दूसरा है आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, नंबर 3 जो आता है वो क्या आता है? नंबर 3 आता है वो आता है समूह बोधक, समूह या समुदाय बोधक, समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक। और नंबर 4 जो आता है, नंबर 4 वो कौन सा होता है? वो होता है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। ठीक है, प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक। और नंबर 5 और आखिरी कौन सा होता है? वो होता है अपना गणना बोधक, गणना बोधक। ठीक, गणना बोधक। तो अब देख लो, क्रम बोधक में कौन से आएंगे, आवृत्ति बोधक में कौन से आएंगे, समूह या समुदाय बोधक में क्या आएंगे, और प्रत्येक बोधक में क्या आएंगे, और गणना बोधक में क्या आएंगे। ये हम बहुत ही अच्छे से अभी क्लियर कर लेंगे। तो अब देखते हैं क्रम बोधक में कौन कौन से आते हैं। देख लो, अब क्रम बोधक में कौन कौन से आएंगे, देख लो उदाहरण में, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है कि पंक्ति में, पंक्ति में, पंक्ति में राम का क्रम पहला है। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, पंक्ति में राम का क्रम ना लिखते, अब ऐसे देखो क्रम का बोध ही हो रहा है। अब अगर क्रम ना लिख दें और यहाँ पे क्या लिख, पंक्ति में राम पहला है, पंक्ति में राम पहला है, तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो ये किसका बोध कराता है? ये क्रम का बोध कराता है, एक क्रम का बोध कराता है। तो ये कौन सी वो हो जाएगी, कौन सा विशेषण हो जाएगा? एक क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आवृत्ति बोधक में देख लो, आवृत्ति बोधक के उदाहरण देख लो। तो आवृत्ति बोधक में क्या आएंगे? आवृत्ति बोधक में आएंगे जैसे कि मेरे पास तुमसे दो गुना रुपए हैं, देखो क्या लिखा है कि मेरे पास तुमसे 2 गुना रुपए हैं, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। जहां पे गुना आ जाए ना, जहां पे गुना आ जाए तो वहां पे क्या होता है? आवृत्ति, एक आवृत्ति बोधक होना है। तुम्हारे पास 2 गुना रुपए हैं, मेरे पास 3 गुना रुपए हैं, और सामने वाले के पास 5 गुना रुपए हैं। ठीक है, तो वो हिसाब से अब देख लो यहाँ पे समूह या समुदाय बोधक, समूह या समुदाय बोधक। तो देखो समूह बोधक में क्या आएगा, ठीक, वो भी देख लो, क्लियर कर लो यहीं पे। ठीक, समूह बोधक या समुदाय में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जैसे कि हम तीनों लोग, हम दोनों लोग, यानी कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक, 6 लोग। ठीक, यानी कि एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जहां पे किसकी, यहाँ एक समूह की बात होती हो, यानी कि चार लोगों का समूह, यानी कि चारों लोग, 5 लोग, जहां पे समूह की बात होती हो, वहां पे कौन सा विशेषण होगा? वहां पे समूह या समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है। और अब आते प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक में देखो क्या आता है, प्रत्येक बोधक में क्या आता है, उदाहरण देख लो कि मेरे घर में हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अगर ये लिखा है ना, जैसे लिखा है हर एक, देख लो उदाहरण, हर एक, ठीक, ये शब्द, ऐसे शब्द आ जाए तो वो कौन सा होगा? उसमें प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं अब गणना बोधक, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अब देख लो गणना बोधक में क्या आता है, उदाहरण इसका भी देख लो। गणना बोधक में आता है, और एक चीज गणना बोधक में भी, अब ये ऊपर लिखवा दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पे क्लियर नहीं आएगा गणना बोधक, तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गणना बोधक। ठीक है, गणना बोधक,
तो देखो गणना बोधक में कौन कौन से आते हैं। गणना बोधक में भी दो प्रकार के। अब गणना कैसे कर सकते हो, एक तो आप निश्चित यानी कि पूर्णांक यानी कि जिसे बोलते हैं ना पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक यानी कि लिख लो यहाँ पे कैसी गणना कर सकते हो। नंबर 1 कर सकते हो या तो तुम पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, और नंबर दूसरी कौन सी कर सकते हो, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक, ठीक है, अपूर्णांक बोधक। अब देख लो पूर्णांक बोधक में कैसे शब्द आएंगे, पूर्णांक बोधक में कैसे आएंगे, उदाहरण देख लो। जैसे लिखा है 1 2 3, ठीक, यानी कि 3 ये शब्द आएंगे। और देख लो अब जैसे अपूर्णांक है, अपूर्णांक में क्या होगा देख लो उदाहरण में, यानी कि कैसा होगा अपूर्णांक। अपूर्णांक का मतलब भी होता है, अपूर्ण मतलब आधा, अपूर्ण का मतलब क्या होता है आधा, थोड़ा बहुत, यानी कि क्या आएगा इसमें आएगा जैसे लिखा है आधा, आधा, ठीक, सवा, सवा, डेढ़, ठीक, सवा, डेढ़ और ढाई, सवा, डेढ़ और ढाई, और कितना लिखा है तिहाई, ठीक है, यानी कि समझ रहे होगे अपूर्ण कौन से होते जो पूरे ना हो। जैसे कि एक का अपूर्ण क्या बनेगा आधा, यानी जब तक आधा है तो वो क्या है वो अपूर्ण है, जब वो पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा तभी तो वो पूर्णांक होगा ना, तभी तो वो पूर्णांक होगा। और अगर नहीं है पूरा तो क्या होता है वो अपूर्ण होता है। जैसे कि हम कोई भी प्रश्न है, प्रश्न पूरा कर रहे हैं और पूरा प्रश्न न कर पाए और प्रश्न थोड़ा बहुत रह जाए तो उसे क्या बोलते हैं आपने अपूर्ण प्रश्न किया है। आपने कैसे प्रश्न किया है, आपने अपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया है, इसलिए पूर्ण होता है ना, पूर्ण प्रश्न का उत्तर दें तभी आपको नंबर मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा अपूर्ण और पूर्ण के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब हमें अब क्या होता है कि अब विधेय और उद्देश्य जो थे ना वो हमारे यहीं पे समाप्त हो जाएंगे, ठीक, वो तो समाप्त हो चुके थे, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा था, रचना और प्रयोग के बारे में, रचना और प्रयोग के बारे में, तो वही हम अभी देख रहे हैं, ठीक, रचना और प्रयोग के बारे में। तो अब देख लो नंबर 1 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, और नंबर अब दूसरा डालेंगे। और इसमें देखो और उदाहरण देख लो, उदाहरण पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, तो उसके बाद में फिर क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे लिखा है कि माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे। और यहीं पे एक लिख दें, यहीं पे दूसरा एक लिख दें कि कक्षा में 30 बच्चे हैं, कक्षा में 30 बच्चे हैं। और यहाँ पे लिख दें जैसे कि आकाश में अनगिनत तारे हैं। और यहाँ पे और लिख दें जैसे कि लिख दें जलियांवाला बाग नरसंहार में हजारों लोग मारे गए। तो अब इनमें आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से विशेषण के भाग होंगे, तो वो बताते। देखो इसमें क्या लिखा है, माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे, माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे। तो ये कैसा होगा, ये निश्चित हो गया ना, निश्चित। और अगर पूछ लिया जाए निश्चित में भी कौन सा, तो देखो एक पूर्णांक बना रहा ना कि दर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक होगा इसमें, ठीक है। अब देखा कक्षा में 30 बच्चे हैं, कक्षा में 30 बच्चे, तो देखो पूर्णांक बना रहे हैं ना, तो निश्चित संख्यावाचक में भी कौन सा पूर्णांक बोधक होगा। अब जैसे लिखा आकाश में अनगिनत तारे हैं, अनगिनत यानी कि गिने नहीं है, तो वो वहां पे क्या होगा, वहां पे अनिश्चित होगा ना, अनिश्चित संख्यावाचक होगा,
अनिश्चित संख्यावाचक होगा। और यहाँ पे देखो जैसे लिखा कि जलियांवाला बाग नरसंहार में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग यानी कि कोई गिनती नहीं है, वहां पे कोई गिनती नहीं कितने मारे गए, 1000 लोग मारे गए, 2000 लोग मारे गए, 998 मारे गए और 997 मारे गए, कितने मारे गए कोई नहीं पता, कोई नहीं पता। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे भी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम लिख देते कि अगर हम यहीं पे लिख देते कि जलियांवाला बाग नरसंहार में 350 लोग मारे गए या 352 लोग मारे गए, अगर हम क्लियर बोल देते ना कि इतने लोग मारे गए, तो वहां पे क्या होता, वहां पे निश्चित संख्यावाचक हो जाता, क्योंकि वहां निश्चित संख्या का बोध हो रहा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे और नंबर 2 हेडिंग डालते हैं परिमाणवाचक या परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं, और परिमाण का मतलब भी हमने बताया था परिणाम और परिमाण। तो परिमाण में क्या आता है, परिमाण में आता है माप तौल वाले, माप तौल वाले। और माप तौल वाले आप लोग इतना तो जानते होंगे कि एक निश्चित माप तौल होती है और एक अनिश्चित माप तौल होती है। तो इसके भी कितने प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कैसे, एक निश्चित, एक निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देख लो निश्चित में क्या क्या आएगा, निश्चित में, और इसकी परिभाषा लिख लो, यानी कि जो एक वस्तु, जो एक निश्चित वस्तु लिख लो, एक निश्चित, एक निश्चित, एक निश्चित माप तौल, माप तौल की वस्तु का बोध कराएगा, बोध कराएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, जो एक निश्चित माप तौल का या निश्चित माप तौल वाली वस्तु का बोध कराएगा। और अनिश्चित में क्या होगा कि यहाँ पर एक अनिश्चित, अनिश्चित वस्तु की माप तौल, माप तौल, यानी कि अनिश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराते हैं। अब देख लो, अब आप लोग कहोगे भैया ये हम समझे कैसे, तो हम अभी उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे। यानी कि देखो निश्चित माप तौल क्या, जैसे बोल दिया हमने कि 2 किलो चीनी लाओ, 2 किलो चीनी लाओ। तो देखो एक निश्चित संख्या का बोध हुआ ना, यहाँ पे एक निश्चित, और माप तौल संख्या नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि माप तौल वाली किस में आती है, परिमाण में, और संख्यावाचक में क्या आते थे, वहां गिनती आती थी, काउंटिंग आती थी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, 2 किलो चीनी। अब जैसे हमने बोल दिया 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। ठीक है, और अगर हम यहीं पे बोल दें 200 ग्राम, 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम पनीर। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और अनिश्चित में क्या होगा, तो अनिश्चित का उदाहरण जब लिखेंगे बिल्कुल वो भी क्लियर कर लेंगे। अनिश्चित में क्या होगा, यहाँ पे होगा थोड़ा, थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा दूध, ठीक, थोड़ा और कुछ, थोड़ा कुछ और, ठीक, और कुछ मीटर, जैसे बोल दे कुछ मीटर कपड़ा लाओ, कुछ मीटर कपड़ा लाओ। अब आपको समझ रहा होगे, आप लोग समझ रहे होंगे कि जहां पे निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है
कि निश्चित मापतौल की बोध होती, और वहां पे अनिश्चित वाचक में क्या होगा, वहां अनिश्चित यानी कि कोई पता नहीं होता। वहां लिखा कि कुछ दूध लाओ या थोड़ा दूध लाओ, तो थोड़ा कितना दूध लाओगे, 1 लीटर, आधी लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना दूध लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक कौन कौन से जो विशेषण होते हैं वो ये ऐसे वाक्य आते हैं। ठीक है, अब देख लो, अब नेक्स्ट नंबर हेडिंग नंबर 3 डाल लो और वहां पे लिख लो सार्वनामिक विशेषण। वहां पे लिख लो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। देखो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि सार्वनामिक में 2 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक में भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और नंबर दूसरा क्या होता है? नंबर दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो देखो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तो मौलिक में कौन कौन से आएंगे तो वो देखते हैं। मौलिक में कौन से आएंगे, जैसे लिखा है यह, वह, ठीक, ये, वे, ठीक, जो, सो, ठीक, हम, आदि शब्द आते हैं। अब यौगिक में क्या आएंगे, यौगिक में, और इसके उदाहरण भी देख लो, उदाहरण में देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यह बैग मेरा है, यानी कि यह आया ना, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यह बैग मेरा है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो, और नोट में क्या लिख लो, नोट में लिख लो कि सर्वनाम का पड़ोसी क्या होता है, संज्ञा। सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा, वहां पे क्या होता है, वहां पे मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। कैसा होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, जहां पे क्या, अब देखो यह क्या है, यह सर्वनाम है, और ये क्या है, बैग क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा बता दो क्या है। समझ में आ रहा होगा, उस दिन पढ़ाया था मेरा, मेरी, ठीक है, किसमें आते थे। और बैग क्या है, बैग एक संज्ञा है, ठीक। ये क्या है, सर्वनाम, यानी कि क्या है कि जहां पे सर्वनाम का पड़ोसी कौन हो, संज्ञा हो, वहां पे कौन सा होता है, वहां पे मौलिक सर्वनाम होता है। अब जैसे लिखा यौगिक सर्वनाम, तो यौगिक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। यौगिक सर्वनाम होते हैं, जैसे इसमें आएगा इसका, उसका, ठीक, जैसा, ठीक, ऐसा, वैसा, ये शब्द इसमें आएंगे। देखो अब यहाँ पे उदाहरण देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में लिखा है कि ऐसा व्यवहार बना है, यानी कि ऐसा व्यवहार बना है, तो ऐसा शब्द लग गया, तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे क्या है कि ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। अब नंबर हेडिंग डालेंगे नंबर 4 हेडिंग डालेंगे नंबर 4, और वहां पे लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो देखो गुणवाचक विशेषण जो होते हैं उसमें क्या आता है, उसमें इसकी परिभाषा लिख लो और इसे समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो और फिर इसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यह किसी संज्ञा सर्वनाम या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार,
रंग, समय, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी स्थान आदि का वर्णन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग, समय, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी यानी कि स्थान आदि का वर्णन होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे गुणवाचक। अब देखो इसमें क्या होता है, गुणवाचक लिखा है, इसमें गुण भी आते हैं और क्या आते हैं, इसमें दोष भी आते हैं। गुण भी आते हैं और इसमें दोष भी आते हैं। तो ठीक है, अब जैसे उदाहरण देख लो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में जैसे लिखा है कि अवनीश अच्छा लड़का है। तो देखो अच्छा क्या है, उसका गुण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो आगे देख लो। और जैसे लिखा है कि जैसे लिखा है कि गुण में कौन कौन से व्यक्ति आ जाते हैं, देख लो गुण में कौन कौन से, गुणबोधक में कौन कौन से आ जाते हैं, और गुण में और दोष में, यानी कि एग्जाम्पल इनके देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे गुण में कौन कौन से आएगी, गुण में आएंगे जैसे अच्छा, ठीक, अच्छा आएगा ईमानदार, ठीक, ईमानदार, सच्चा, सीधा, दयालु। और यहां पे ऐसे इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे लालची। दोष में क्या है, लालच एक दोष है ना, लालची और बेईमानी, ठीक। और जैसे लिखा है डरपोक, कायर, घमंडी, ठीक। अब देख लो ये किसमें हो गए, गुण में, ये किसमें हो गए, दोष में। अब क्या वजह, गुण दोष। अब आकार में देख लो, ठीक, आकार में क्या आएंगे, आकार में जैसे लिखा है चौकोर, गोला, तिकोना, आयताकार, नुकीला, ठीक, और चौड़ा। ये कैसे हैं, आकार हैं। ये आकार हैं। और देख लो, और आगे इसके ऊपर लिखवा दे रहे रंग में, ठीक। तो बिल्कुल और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे रंग में, देखो रंग में क्या आएगा, रंग में जैसे लिखा है नीला, हरा, लाल, ये रंग का बोध करा रहे ना, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा जैसे स्वाद, ठीक, स्वाद। तो देखो स्वाद में क्या होता है, कड़वा है। स्वाद कैसा है, कड़वा, खट्टा, ठीक, खट्टा, कड़वा, खट्टा, ठीक, नमकीन, मीठा। ये क्या है, ये स्वादी तो है। और देख लो, अगर यहीं पे दिया है, यहाँ पे दिया जैसे दशा, तो दशा कौन कौन सी होती, दशा हमारे शरीर से ही, जैसे देख लो यौवन अवस्था, ठीक, युवा अवस्था जिसे बोलते हैं, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ठीक, बालावस्था। तो ये होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो लिखा है युवा, ठीक, युवा और जवान, ठीक, युवा, जवान, बूढ़ा। अब इसे कहीं जरा भी कहते थे, जरा, ठीक, जरा अवस्था बोलते हैं, जरा अवस्था। तो ऐसे जर, ठीक। और देख लो, और यहाँ पे लिखा जैसे स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच, ठीक, स्पर्श। तो स्पर्श में कौन से आएंगे, जैसे कि मुलायम, ठीक, कठोर, ठीक, चिकना, खुरदरा। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है, जैसे स्पर्श करने में कैसे हो, ये ऐसे हो। तो यानी कि वहां पे क्या होता है, वहां पे स्पर्श, यानी कि ये शब्द इसमें आएंगे, ठीक। अब संज्ञा संबंधी देख लो, यहाँ पे ऊपर लिख लो संज्ञा संबंधी नाम देख लो। जैसे लिखा है बनारसी साड़ी, ठीक, लखनवी,
लखनवी, ठीक, लखनवी। और देख लो जैसे लिख लो फिरोजाबादी चूड़ियां, यानी कि फिरोजाबादी, फिरोजाबादी। और जैसे और लिख लो माधोपुरी, माधोपुरी, ठीक है, माधोपुरी। ये शब्द किस में आते हैं, ये शब्द किस में आते हैं, ये आते हैं संज्ञावाचक नाम में जो आते हैं, ठीक। और देख लो जैसे लिखा है समय, इसको थोड़ा स्किप करते हैं फिर आगे देखते हैं। जैसे लिखा है कि समय, तो देखो समय में क्या होता है, समय में क्या होता है, समय में कैसा आएगा, यानी कि कैसा आएगा, यानी कालवाचक, यानी कि काल, यानी कि टाइम, ठीक। तो समय कैसा आएगा, यानी कि लिखा होगा जैसे दैनिक, दैनिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, ठीक। और जैसे लिखा है वार्षिक, वार्षिक, प्राचीन। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये समय तो होते हैं ना, समय तो होते हैं, ठीक। तो ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। और अब एक चीज और लिख लो, यानी कि अब यहाँ पे लिख लो कि विशेषण की विशेषताएं कितनी होती हैं, विशेषण की विशेषताएं कितनी होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। विशेषण की विशेषताएं कितनी होती हैं, तो वो होती हैं कुल 3। विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती हैं वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि विशेषण की वो 3 अवस्थाएं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं जैसे लिख लो, जैसे मूलावस्था, मूलावस्था, ठीक, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक। अब यहाँ पे इसे हम समझेंगे कि कैसे 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 पद आते। मूलावस्था क्या होती है, लिख लो इसमें कि जब किसी से कोई, जब किसी से कोई तुलना ना हो, जब किसी से कोई तुलना ना हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, मूलावस्था। जैसे उदाहरण देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे कि क्या लिखा है, नीम कड़वा है, नीम कड़वा है। यहाँ पे बताओ किसी की तुलना हो रही, किसी से नहीं हो रही, कि नीम कैसा है, नीम कड़वा है, सीधी सी बात, तुलना नहीं हो रही। और उत्तरावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर तुलना हो रही होगी, दूसरे से तुलना हो रही होगी, तो वो कैसा है, हो रही होगी। तो देख लो अब वो कौन से आते हैं, जैसे देख लो, जैसे लिखा है कि नीम करेले से कड़वा है, नीम किससे, करेले से कड़वा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि करेले से तुलना हो रही, किसकी, नीम की, यानी कि तुलना किसी अन्य से हो रही होती है। अब जैसे लिखा है उत्तरावस्था, तो उत्तरावस्था में क्या होगा कि जब सभी से तुलना की जाए, यानी कि जब सभी से तुलना की जाए, जब सभी से तुलना की जाए, यानी कि जब सभी से तुलना। अब देख लो सभी से तुलना में क्या आएंगे, जैसे लिखा है कि नीम सबसे कड़वा है, नीम सबसे कड़वा है। तो देख लो सभी से तुलना हो रही है ना, कि नीम कैसा है, सभी से कड़वा है, नीम कैसा है, सभी से कड़वा है, यानी कि सभी से। अब जैसे कह दिए कि अवनीश, जैसे हमारे कंप्यूटर महोदय हैं अवनीश भैया, अगर हम कह दें कि अवनीश सबसे अच्छा है, यानी कि सबसे तुलना हो रही है, सबसे तुलना हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उत्तमावस्था हो जाएगी, यहाँ पे कैसी अवस्था हो जाएगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। और देख लो अब इसमें क्या होता है, इसमें और अवस्थाएं चलती हैं 3, तो वो कौन सी होती है, जैसे उच्चतर और उच्चतम, ठीक, यही तो है ना मूलावस्था, यानी कि उच्चतर और उच्चतम। जैसे लिखा है तीव्र, जैसे लिखा है तीव्र, तो तीव्र का हो जाएगा तीव्रतर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तीव्रतम, ठीक। और जैसे यहाँ पे लिखा है उच्च, जैसे लिखा है उच्च, तो उच्च का क्या हो जाएगा,
उच्चतर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उच्चतम, उच्चतम। ठीक, और भी देख लो, यहाँ पे लिखा है जैसे तेज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तेजतर तो नहीं करेंगे, तेजतर तो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अधिक तेज, अधिक तेज, क्योंकि तेजतर कोई भी अवस्था नहीं होती है, वहां पे क्या होती है, अधिक तेज। वह बहुत स्लो चल रहा है, वह बहुत अधिक तेज चल रहा है, वहां पे क्या होता है, अधिक तेज। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सबसे तेज, सबसे तेज। अब समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ पे सबसे तुलना हो, यहाँ पे क्या होती, दूसरे से, यानी उससे अच्छा, यानी कि बेहतर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वह बहुत अच्छा है, यानी कि वह बहुत बेहतर है, उससे भी बेहतर है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि एक चीज याद रखना कि विशेषण की पहचान क्या होती है, कि विशेषण के बाद व्यक्ति या वस्तु को लगाकर देखते हैं, व्यक्ति या वस्तु को लगाकर देखते हैं, ये एक विशेषण की पहचान करना होता है किसी भी व्यक्ति को। अब जैसे हम लगा दें कि अवनीश भैया बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, अगर हम इसी जगह कह दें कि वैभव बहुत ही अच्छा लड़का है, कह दें दीपक बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है, ऐसे यानी कि किसी भी, यानी कि क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उस वाक्य में हम क्या करेंगे, विशेषण के बाद कोई व्यक्ति या वस्तु का नाम जरूर लेंगे। अगर हम ये कह दें कि जो ये हम पेन लिए बहुत अच्छा है, ये पेन बहुत अच्छा है, यानी कि क्या करते, कोई वस्तु है ना, अब हमने नाम लिया था जैसे अवनीश भैया, तो वो क्या है कि व्यक्ति है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष, यानी व्यक्ति या वस्तु का नाम लगाकर हम क्या करते हैं, हम विशेषण की पहचान करते हैं, हम विशेषण की पहचान करते हैं। जबकि क्या होता है, संज्ञा के साथ ऐसा नहीं होता है, संज्ञा के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये विशेषण का चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा लिंग का, नेक्स्ट चैप्टर जो होता वो होगा आपका लिंग का। तब तक के लिए आपसे अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। तब तक के लिए जय मां सरस्वती, जय हिंद।